ग्रीनलैंड सालों भर बर्फ में ढका रहने वाला दुनिया का वो भूभाग, वो इलाका जहां कई कई महीने तक सूरज निकलता ही नहीं। हर वक्त चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, लेकिन आबादी 60,000 से भी कम, करीब 56,000, यानी दिल्ली के किसी एक मोहल्ले से भी कम। न चमकता हुआ स्काईलाइन, न मॉल, न मेट्रो, न ऊंचे ऊंचे कॉर्पोरेट टावर, न भीड़, न ट्रैफिक, न चुनावी शोर। आज यही ग्रीनलैंड अमेरिका की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। अमेरिका के लिए ऐसा बेशकीमती इलाका बन गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुलेआम कहते हैं कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, खरीदकर या किसी और तरीके से कब्जा करके। 21वीं सदी में एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के भूभाग के बारे में इस तरह से बात कर रहा है जैसे कोई रियल एस्टेट डील हो, जैसे वहां रहने वाले लोग इंसान नहीं, बस जमीन से जुड़े कुछ आंकड़े हों। ग्रीनलैंड को अमेरिकी कब्जे से बचाने के लिए फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड की सेनाएं ग्रीनलैंड के बर्फीले हवाई अड्डों पर उतरने लगी है। यूरोप को लगता है कि अगर आज ग्रीनलैंड गया तो कल कोई और इलाका अमेरिका या किसी महाशक्ति के कब्जे में जाएगा। ग्रीनलैंड पर कब्जे के अमेरिकी मंसूबों के खिलाफ वहां यूरोपीय देशों का फौजी जमावड़ा होने लगा। ग्रीनलैंड दुनिया का वो हिस्सा जिस पर अमेरिका हर हाल में कब्जा करना चाहता है, चाहे अरबों डॉलर में खरीदकर या फिर डेनमार्क पर दबाव बनाकर या फिर उससे छीनकर। अमेरिका अपने इन इरादों को अंजाम देने के लिए न तो ग्रीनलैंड के लोगों की राय जानना चाहता है, न ही डेनमार्क की संप्रभुता का सम्मान करना चाहता है, जबकि ग्रीनलैंड कानूनी, ऐतिहासिक और राजनीतिक तौर पर डेनमार्क के अधीन है। ट्रंप कहते हैं कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड नहीं लिया तो रूस या चीन ले लेंगे, और अमेरिका यह होने नहीं देगा। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. यह चेतावनी नहीं है, यह सलाह नहीं है, यह एक सुपर पावर की धमकी है। मतलब साफ है, ग्रीनलैंड चाहिए, अब चाहे जैसे मिले। अब चाहे डेनमार्क माने या ना माने, चाहे ग्रीनलैंड के लोग चाहें या ना चाहें, डेनमार्क साफ कहता है ग्रीनलैंड हमारी संप्रभुता है। फ्रांस चेतावनी देता है आर्कटिक को सैन्य अखाड़ा मत बनाओ। जर्मनी कहता है जबरदस्ती हुई तो यूरोप अमेरिका रिश्ते टूट जाएंगे। अमेरिकी दादागिरी और धमकी के खिलाफ भयंकर नाराजगी है, लेकिन ट्रंप अपनी बात को बार बार दोहरा रहे हैं, हमें ग्रीनलैंड चाहिए हर कीमत पर। आखिर ऐसा क्या खास है ग्रीनलैंड में? वहां का जनजीवन कैसा है? सालों भर भयंकर बर्फबारी के बीच वहां कैसे लोग रहते हैं? ग्रीनलैंड का इतिहास क्या है? ग्रीनलैंड पर डेनमार्क की दावेदारी कब से और कैसे है? अमेरिका हर हाल में ग्रीनलैंड को डेनमार्क से क्यों छीनना चाहता है? ग्रीनलैंड में यूरोपीय देशों के फौजी विमान क्यों उतरने लगे हैं? ग्रीनलैंड के लोग किसी भी सूरत में अमेरिका के साथ क्यों नहीं जाना चाहते? रूस और चीन की नजर ग्रीनलैंड पर क्यों है? इस वीडियो में विस्तार से सारे पहलुओं पर आज मैं बात करूंगा। मैंने भी ग्रीनलैंड पर पहले इतना नहीं पढ़ा था जितना बीते दिनों में पढ़ गया, क्योंकि ग्रीनलैंड की लगातार चर्चा होने लगी, अमेरिकी कब्जे का अंदेशा होने लगा। जो पढ़ा समझा वो आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है अजीत अंजुम। सबसे पहले ग्रीनलैंड और वहां के लोगों की जिंदगी समझिए। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। क्षेत्रफल करीब 21,66,000 वर्ग किलोमीटर, यानी दुनिया के करीब 170 देशों से भी बड़ा है ग्रीनलैंड। फ्रांस से बड़ा है, जर्मनी से कई गुना बड़ा है, ब्रिटेन से कई गुना बड़ा है, जापान से बड़ा है, इटली से बड़ा है, स्पेन से भी बड़ा है। इतने विशाल क्षेत्रफल वाले ग्रीनलैंड की आबादी सिर्फ 56-57 हजार के करीब है। आकार बहुत बड़ा है, लेकिन आबादी बहुत कम। संसाधन अपार है और जगह रणनीतिक। ग्रीनलैंड में साल का सबसे बड़ा हिस्सा अंधेरे और रोशनी के चरम का गवाह बनता है। गर्मियों में कई हफ्तों तक सूरज डूबता ही नहीं, यानी मिडनाइट सन। सर्दियों में कई महीनों तक सूरज निकलता ही नहीं, यानी पोलर नाइट। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी ठहर जाती है। घरों में तेज रोशनी, स्ट्रीट लाइट्स, लाइट थेरेपी और आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स। मिडनाइट सन वाले इलाके में मई के अंत से जुलाई के अंत तक सूरज 24 घंटे डूबा रहता है। रात होती ही नहीं।
आधी रात को भी आसमान में उजाला रहता है। लोग घड़ी से ज्यादा सूरज देखकर समय पहचानते हैं। खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगाते हैं ताकि सो सकें। पोलर लाइट वाले इलाके में नवंबर से जनवरी फरवरी तक सूरज हफ्तों या महीनों तक नहीं निकलता है। उत्तरी ग्रीनलैंड का इलाका जहां 3-4 महीने तक सूरज नहीं दिखता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पूरा अंधेरा होता है। दिन में नीली हल्की रोशनी रहती है। बर्फ सूरज की पुरानी रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। चांद और सितारे बेहद साफ दिखते हैं। ग्रीनलैंड के हर घर में तेज एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल होता है। स्ट्रीट लाइट्स लगातार जलती रहती है। घरों के अंदर पीली गर्म रोशनी वार्म लाइट का इस्तेमाल होता है। लोग लाइट थेरेपी लैंप का इस्तेमाल करते हैं ताकि डिप्रेशन ना हो। सरकार मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत सतर्क रहती है। ग्रीनलैंड में सड़कें कम हैं, बर्फ ज्यादा है। यहां एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। ज्यादातर शहर आपस में सड़कों से जुड़े ही नहीं है, इसलिए सफर बहुत मुश्किल भरा होता है। सर्दियों के मौसम में सबसे भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट है डॉग स्लेज। यह हजारों साल पुराना ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। दूर दराज के लोग और मछुआरे आज भी डॉग स्लेज का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्नो मोबाइल का इस्तेमाल होता है। लंबी दूरी के लिए हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए डेनमार्क सरकार सब्सिडी देती है ताकि लोग सफर कर सकें। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तब नाव, छोटी शिप और फेरी मुख्य ट्रांसपोर्ट बन जाते हैं। शहरों के भीतर छोटी सड़कें हैं, कारें हैं, बसें हैं, लेकिन शहर खत्म होते ही सड़क भी खत्म। उसके बाद या तो बर्फ है या समुद्र। ग्रीनलैंड में मछली पकड़ना सबसे बड़ा उद्योग है। यह जानबूझकर थोड़ा ग्रीनलैंड का बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं। क्या है ग्रीनलैंड, वहां के लोग कैसे हैं, उनकी दिनचर्या कैसी है, यह बता रहा हूं। उसके बाद अमेरिकी मंसूबे और उसकी ऐतिहासिकता पे आएंगे। सरकारी नौकरियों के लिए डेनमार्क सरकार बड़ा बजट देती है। टूरिज्म से भी कुछ कमाई हो जाती है। नॉर्दर्न लाइट देखने दुनिया भर से लोग वहां आते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स भी वहां भरपूर हैं और उस पर भी नजर अमेरिका की है। उस पर भी आगे विस्तार से। अब सवाल उठता है कि ग्रीनलैंड के लोग दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका के साथ क्यों नहीं जाना चाहते? जवाब साफ है। ग्रीनलैंड के लोग जानते हैं कि अमेरिका आएगा तो जमीन पर सैन्य ठिकाने बनेंगे, संसाधनों का दोहन होगा, उनकी संस्कृति दब जाएगी। ग्रीनलैंड के लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी बर्फीली जिंदगी किसी सुपर पावर के हाथों नहीं सौंपना चाहते। अब जरा ग्रीनलैंड का इतिहास ठीक से समझिए। करीब 982 ईस्वी में नॉर्स समुदाय यानी वाइकिंग यहां पहुंचे और बसने लगे। सदियों तक ग्रीनलैंड स्कैंडिनेवियाई प्रभाव में रहा। 1721 में डेनमार्क नॉर्वे ने ग्रीनलैंड पर अपना प्रशासन एस्टैब्लिश किया। 1814 में जब नॉर्वे डेनमार्क से अलग हुआ तो ग्रीनलैंड डेनमार्क के पास ही रहा। 1953 में ग्रीनलैंड को डेनमार्क के संविधान में शामिल किया गया और उसे देश का आधिकारिक हिस्सा बना दिया गया। 1979 में यानी 1979 में ग्रीनलैंड को होम रूल मिला, यानी अपनी स्थानीय सरकार। 2009 में सेल्फ गवर्नमेंट यानी आंतरिक मामलों में काफी हद तक खुद फैसले लेने का अधिकार। और आज ग्रीनलैंड के लोग अपनी जमीन, अपनी भाषा और अपनी पहचान को लेकर बेहद सजग हैं। यही वजह है कि ग्रीनलैंड के लोग अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते हैं। अब जरा दुनिया के नक्शे पर नजर डालिए और समझिए। ग्रीनलैंड उत्तरी ध्रुव के करीब आर्कटिक के बीचों बीच है। एक तरफ अमेरिका का अलास्का, दूसरी तरफ यूरोप का दरवाजा और सामने रूस की आर्कटिक सीमा। यानी जो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा वो आर्कटिक को देखेगा, रूस की मूवमेंट पर नजर रखेगा, नई समुद्री राहों पर नजर रखेगा और आने वाले दशकों की जियोपॉलिटिक्स तय करेगा। यानी ग्रीनलैंड 3 महाशक्तियों के बीच एक स्थायी चौकी है। जो इस चौकी को कंट्रोल करता है वो आने वाले दशकों में सैन्य ताकत, व्यापारिक रास्तों और वैश्विक वर्चस्व की दिशा तय करेगा। यही वजह है कि ट्रंप बार बार रूस और चीन का नाम लेते हैं। यह अमेरिका की स्ट्रेटजी है। डर दिखाइए, खतरा बताइए, फिर कहिए कि अगर हमने नहीं लिया तो कोई और ले लेगा। अमेरिकी सांसद रैंडी फाइन ने 4 दिन पहले ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट के नाम से एक बिल भी पेश किया है। यह बिल प्रेसिडेंट ट्रंप को ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने और बाद में इसे अमेरिकी राज्य बनाने के लिए कानूनी अधिकार देता है। और अगर यह बिल पास हुआ तो अमेरिका को ग्रीनलैंड को अपना 51वां राज्य बनाने का अधिकार मिल जाएगा। हालांकि यह बिल अभी सिर्फ पेश हुआ है, इसे हाउस और सीनेट दोनों में पास होना है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत मुश्किल से पास होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है क्योंकि ग्रीनलैंड पर पिछले 300 सालों से डेनमार्क का कंट्रोल है। हालांकि ग्रीनलैंड की अपनी सरकार है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, अपने चुनाव हैं, लेकिन वहां की सरकार आंतरिक मामले ही संभालती है। विदेश नीति और रक्षा जैसे क्षेत्र डेनमार्क के अधीन है। अब देखिए बीते कुछ दिनों में क्या हुआ। डेनमार्क की अपील पर
नेटो सहयोगियों के सैनिक ग्रीनलैंड पहुंचने लगे हैं। स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स और कनाडा जैसे देश छोटे स्तर पर अपने सैन्य कर्मियों को भेज रहे हैं। इनका मकसद है ग्रीनलैंड की रक्षा और सामरिक स्थिति को मजबूत करना। इसका मतलब साफ है, यह सिर्फ अमेरिका बनाम डेनमार्क का मामला अब नहीं रहा। अब यूरोप के देश साफ संदेश दे रहे हैं कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर जोर जबरदस्ती कब्जे की कोशिश करेगा तो नेटो की नींव हिल जाएगी। यूएन चार्टर के तहत किसी भी देश को दूसरे देश के कब्जे वाले इलाके को बलपूर्वक लेने का कोई अधिकार नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। अगर अमेरिका इस तरह का दबाव या सैन्य कदम उठाता है तो यह मामला यूएन सुरक्षा परिषद तक पहुंचेगा, सिक्योरिटी काउंसिल तक पहुंचेगा। वहां विकासशील यूरोपीय और वैश्विक दक्षिण के देश मिलकर अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं। और शायद यही वजह है कि अमेरिकी संसद के भीतर सिंगल पार्टी समर्थन नहीं है। कुछ सांसदों ने विरोध में भी बिल पेश किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे किसी भी प्रयास के लिए संघीय फंड नहीं दिया जाएगा। रॉयटर्स का एक सर्वे बताता है कि अमेरिका में केवल 17% लोग ही ट्रंप की ग्रीनलैंड एक्विजिशन की कोशिश का समर्थन करते हैं। वहां के अधिकांश लोग सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं करते हैं। ज्यादातर अमेरिकी मानते हैं कि ऐसी कोशिश नेटो को नुकसान पहुंचा सकती है। बीते 24 घंटों में डेनमार्क ने साफ साफ कहा है, ग्रीनलैंड की सुरक्षा सिर्फ डेनमार्क का मसला नहीं है, यह नेटो की सामूहिक जिम्मेदारी है। यूरोप के कई देशों ने खुलकर समर्थन जताया है। यानी संदेश साफ है, अगर अमेरिका जबरदस्ती करेगा तो यह सिर्फ अमेरिका डेनमार्क का विवाद नहीं होगा, यह नेटो के भीतर सबसे बड़ा नैतिक संकट बन जाएगा। अब सोचिए, एक नेटो देश दूसरे नेटो देश के इलाके पर दबाव बना रहा है। यह वही नेटो है जो दुनिया को कानून और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पाठ पढ़ाता है। और संयुक्त राष्ट्र यूएन, अगर अमेरिका किसी भी तरह से जमीन हथियाने की कोशिश करता है, किसी इलाके को कब्जा करने की कोशिश करता है, तो यह सीधे सीधे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। क्योंकि 21वीं सदी में किसी देश की जमीन न तो खरीदी जा सकती है न छीनी जा सकती है। कम से कम कागजों में तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ट्रंप की राजनीति कागजों से नहीं चलती। वो उसी सोच से आते हैं जिसमें अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीदा था, फ्रांस से लुइजियाना खरीदा था, स्पेन से फ्लोरिडा खरीदा था और दुनिया को बताया था कि सब कुछ बिकाऊ है, बस कीमत सही होनी चाहिए। और इसी तरह से अमेरिका ने साम्राज्य का विस्तार किया, देश की सरहदों का विस्तार किया। 2019 में जब ट्रंप पहली बार कहते हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड खरीद सकता है तो दुनिया हंसती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री साफ कहती हैं ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ट्रंप नाराज हो जाते हैं, डेनमार्क के अधिकारी की यात्रा रद्द कर देते हैं और यहीं से समझ में आता है कि मजाक नहीं था। अब जब ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो अपने इरादे को अमली जामा पहनाने पर आमादा है। अब सवाल है कि अमेरिका ग्रीनलैंड क्यों चाहता है? क्योंकि ग्रीनलैंड सामरिक दृष्टि से सोने की खान है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1941 में जब नाजी जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा किया, तब अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपने सैन्य ठिकाने बना लिए। 1951 में डेनमार्क और अमेरिका के बीच एक डिफेंस डील हुई, एक रक्षा समझौता हुआ, जिसके तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड में स्थायी सैन्य मौजूदगी की अनुमति मिली और यही बना थूले एयरबेस, जिसे आज पिटुफिक स्पेस बेस कहा जाता है। यही बेस अमेरिका के न्यूक्लियर अर्ली वार्निंग सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है। अगर रूस से कोई मिसाइल दागी जाती है तो सबसे पहला संकेत ग्रीनलैंड से मिलता है। मतलब ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य बेस है, मिसाइल चेतावनी सिस्टम है, स्पेस निगरानी है। यानी अमेरिका पहले से ग्रीनलैंड के अंदर है, बस अब पूरी चाबी चाहता है। और यही अमेरिका का बेहद खतरनाक इरादा है जो दूसरे देश की संप्रभुता पर चोट है, हमला है। ग्रीनलैंड में अमेरिका की दिलचस्पी की दूसरी वजह दुर्लभ खनिज है, रेयर मिनरल्स, अर्थ मटेरियल्स। ग्रीनलैंड के नीचे रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, वही खनिज जिसके बिना मोबाइल, मिसाइल, ड्रोन, सैटेलाइट और एआई कुछ भी नहीं चलता है। अमेरिका चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहता है। और तीसरी वजह है आर्कटिक। बर्फ पिघल रही है, नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। जो इन रास्तों को कंट्रोल करेगा वही भविष्य के व्यापार और एनर्जी सप्लाई को कंट्रोल करेगा। अब जरा ग्रीनलैंड में रूस और चीन के इंटरेस्ट को समझिए। सबसे पहले रूस के लिए आर्कटिक कोई भविष्य की योजना नहीं है, वो उसका वर्तमान है, प्रेजेंट है। रूस की सबसे लंबी समुद्री सीमा आर्कटिक में है। उसकी न्यूक्लियर सबमरीन यहीं तैनात है। उसकी मिसाइल अलार्म सिस्टम यहीं से काम करती है। यानी अमेरिका को कोई बैलिस्टिक मिसाइल सबसे पहले दिखेगी तो ग्रीनलैंड के ऊपर से आती हुई दिखेगी। इसलिए अमेरिका कहता है ग्रीनलैंड हमारी सुरक्षा की चाबी है।
असल में वो कहना चाहता है कि अगर ग्रीनलैंड हाथ से गया तो रूस की गतिविधियों पर हमारी नजर कमजोर पड़ जाएगी। अब आइए चीन पर। चीन बर्फ में नहीं रहता, लेकिन राजनीति में वो कहीं भी घुस सकता है। चीन खुद को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है, यानी वो मानता है कि आर्कटिक उसके लिए उतना ही अहम है वहां रहने वाले देशों के लिए। चीन ने ग्रीनलैंड में एयरपोर्ट बनाने में दिलचस्पी दिखाई, माइनिंग प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने की कोशिश की और रिसर्च के नाम पर अपनी मौजूदगी बढ़ाई। अमेरिका को यही बात चुभती है। उसे डर है कि आज निवेश आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, कल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और परसों राजनीतिक पकड़ मजबूत हो जाएगी। यानी चीन हथियार लेकर नहीं, पैसे और परियोजनाओं के साथ आ रहा है। यही अमेरिका को अंदेशा है। अब इन तीनों को जोड़िए, अमेरिका, रूस और चीन, तीनों की नजर एक ही जगह पर है, अंटार्कटिक। क्यों? क्योंकि बर्फ पिघल रही है और बर्फ के नीचे रास्ते बन रहे हैं, नए समुद्री रास्ते, नए ट्रेड रूट, नया कंट्रोल। यही वजह है कि आर्कटिक अब पर्यावरण की कहानी नहीं रह गई है, यह सैन्य और सामरिक अखाड़ा बन चुका है। अब जरा ग्रीनलैंड को इस पूरी तस्वीर में रखिए। ग्रीनलैंड अगर अमेरिका के कंट्रोल में जाता है तो रूस की निगरानी आसान हो जाएगी, चीन की एंट्री मुश्किल हो जाएगी और अमेरिका आर्कटिक का गेटकीपर बन जाएगा। और यही वजह है कि अमेरिका हर हाल में ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा चाहता है। और जिस तरह से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ट्रंप ने अगवा करा लिया, किडनैप कराकर न्यूयॉर्क बुलवा लिया, वहां मुकदमा चला रहे हैं और दुनिया भर में कोई उस तरह से शोर और विरोध नहीं उठा, उससे ट्रंप का हौसला बढ़ा है। ईरान को धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं और ग्रीनलैंड को पर कब्जे की बार बार बात कर रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि ग्रीनलैंड का भविष्य क्या होगा। क्या उनके ग्रीनलैंड में रहने वाले लोगों की मर्जी की कोई कद्र होगी या फिर अमेरिका की दादागिरी चलेगी। और अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करता है तो इसका वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? रूस और चीन का रुख क्या होगा? क्या दुनिया के नक्शे पर तनाव का एक नया केंद्र दिखेगा? वक्त का इंतजार है। अमेरिकी रुख, ग्रीनलैंड को लेकर उसका नजरिया, रवैया, यूरोप का विरोध, डेनमार्क का प्रतिवाद और आने वाला समय। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। फिर मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।